नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को बधाई इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 22 पता नहीं 24 कितने साल बीजेपी वालों का वो मैसेज था, बिना थके बिना रुके बिना छुट्टी के वो काम कर रहे हैं और इस देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। त्यागी जी, हाँ जी, आपको भी बधाई। ऐसा बहुत बहुत बधाई थी आपको भी, समूचे राष्ट्र को, पूरे एशिया महाद्वीप को, विश्व को, और विश्व के करीब 800 करोड़ लोग हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन एक दिक्कत होगी सर जी, विश्वगुरु तो हम थे और ईरान का समझौता करवा रहा है पाकिस्तान। हाँ, ये मतलब अनजस्टिफाई करती है सर चीज़, मज़ा नहीं आया इसमें। इससे और भी कोई नीचे की श्रेणी में हम चले जाएं, लेकिन विश्वगुरु हम ही रहेंगे। अच्छा, क्योंकि उसके लिए कोई और दावेदारी कर ही नहीं रहा। हाँ, वो वैकेंट पोस्ट ही, मतलब आप ये बताओ ना, पूरी दुनिया में कोई देश ये कह रहा है कि मैं विश्वगुरु बनना चाह रहा हूँ? हम ही कह रहे हैं, भारत ही कह रहा है। और वो ये इसलिए कह रहा है कि हम पहले थे, हमसे वो दर्जा छीन गया पंडित नेहरू की वजह से, और अब हम उसको पुनः हासिल करना चाहते हैं। तो विश्वगुरु होना ना होना ये हमारी व्यक्तिगत समस्या है राष्ट्र के रूप में, ये वैश्विक समस्या नहीं है। और हम जब बन जाएंगे विश्वगुरु, जैसा कि बताया कि अभी 8,931 दिन तो वो निष्कंटक सेवा में जुटे रहे हैं लगातार। अब शायद 2047 तक कितने दिन हो जाएंगे मुझे नहीं पता। तो एक आंकड़ा उनके दिमाग में फिट है कि इतने दिनों बाद मैं जो हूँ विश्वगुरु बन जाऊंगा और भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। दरअसल उत्सव धर्मिता इनके खून में है। ये उस तरह के, मतलब इनका कुछ सिस्टम आप देखो ना, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ये कहता रहा पूरे साल कि मैं टॉप करूंगा, इस बार तो मैंने टॉप करना है, और वो फेल हो जाए, तो फिर वो क्या देखता है कि ये देख और कौन कौन फेल हुआ है। तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई कोशिश मैं कर रहा था, मेरे बड़े अरमान थे लेकिन कोई और कर गया। वो कहेगा देखिए साहब, ये सब बारे तो विफल रहे सारे के सारे। तो वो फेलियर्स को काउंट करते हैं सब। तो इस पर तो हमें कोई टीका टिप्पणी करनी नहीं चाहिए कि अब हो सकता है 8,931 के बाद लगातार आप अगले दिन फिर मना लो, एक हफ्ते बाद फिर, एक महीने बाद फिर, अचीवमेंट है वो कि भाई खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हाँ। अब ये क्या है कि 8,931 दिन में उनके गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी है और प्रधानमंत्री का भी है। यही है ना, ये ठीक वैसे ही है, कोई लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती हो और ऊपर जाके सुपरिंटेंडेंट रिटायर हो जाए, तो वो कहता है कि भाई मैंने ना 8,931 दिन कुर्सी तोड़ी अपने जीवन में। और तो अब लोग हंसेंगे इस बात के, जो सहकर्मी वो कहेंगे यार हम सब भी इतने इतने दिन तो हम भी कुर्सी तोड़ ही रहे हैं। जो कुर्सी तोड़ना, हर कुर्सी पे बैठ के आपने क्या आपकी उपलब्धियां रही हैं समाज के, राष्ट्र के हित में, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब ये मुख्यमंत्री ऐसे कितने हैं जो प्रधानमंत्री रहे हैं, या प्रधानमंत्री का कार्यकाल उनका छोटा होगा या मुख्यमंत्री का नहीं रहा होगा। मुख्यमंत्री के रूप में आप ये देखिए कि जो ज्योति बसु थे उनका कार्यकाल बहुत बड़ा था, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो अब दोनों को कंबाइंड कर दिया। ऐसे ही इन्होंने जब इंदिरा जी का रिकॉर्ड तोड़ा था तब भी ये मनाया था। और एक कोई पूरी टीम है इनके पास, थिंक टैंक, जो इन्हीं आंकड़ों में उलझी रहती है कि आज हमने नेहरू से कितना आगे बढ़े, कितने सेंटीमीटर आगे बढ़े, इंदिरा जी को हमने कितने मिलीमीटर पीछे छोड़ दिया, और कोई काम करने को है नहीं। और जब आपकी स्थिति ये होगी तो भाई पंचायती तो पाकिस्तान ही बनेगा। आप उसे विफल राज्य मान के, उसकी स्टेट मान के आलोचना करते हो, लेकिन उसी का सहारा लेते हो। देवेंद्र फडणवीस से जब पूछा गया कि जी LPG का क्राइसिस है, ये सारी चीज़ें हैं, बोले आप पाकिस्तान की हालत देखिए, आप श्रीलंका की हालत देखिए। ये तो राहुल गांधी की मूर्खता है कि वो जाके विदेशों में बदनाम कर रहे हैं हमारे देश को। यहाँ तो कोई संकट ही नहीं है किसी भी तरह का। कहते हैं ना, रिजल्ट आ रहा था, हाँ, तो बोला अरे क्या रहा तेरा रिजल्ट का? बोला जी वो अपने गांव का जो सरपंच, उसका छोरा फेल हो गया। बोला तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला पटवारी का छोरा भी फेल हो गया। बोला तेरा रिजल्ट? बोला मास्टर जी का लड़का भी फेल हो गया। अरे बोला तेरा रिजल्ट क्या है? बोला
जब वो सारे फेल हो गए तो तू के लाग रहा है, डीसी लग रहा है। तेरा जरा फेल हो गया, तो हमारी हालत तो इन्होंने यही कर रखी है जी। हाँ, तो कुल मिला के पूरे विदेश नीति इनकी विफल रही है भरपूर। अब अगर वो मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान तो उसका हक बनता है, चूँकि वो युद्ध में ईरान के साथ खड़ा हुआ किसी एक वजह से, और अमेरिका से भी उसकी मित्रता बराबर की है। समझौता आप ऐसे आदमी से कराओगे ना जिसकी छवि संदिग्ध ना हो। इन्होंने तो खुल के ये कह दिया कि पहले दिन से हम इजराइल के साथ इनका तो फादरलैंड है जी, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं, और एक शब्द यूज किया था बियॉन्ड, मतलब इससे अलग भी। तो अब ऐसे पंचायती से तो कौन बुलाएगा, पंचायत कोई नहीं करवाएगा, जो पहले ही पक्षकार बन चुका हूँ। दूसरे ट्रंप ने जब भी नरेंद्र मोदी की तारीफ की है तो साथ में उन्हें मुनीर जो उनके सेनाध्यक्ष हैं उनकी भी तारीफ की है बराबर। यानी कि वो मुनीर को और 140 करोड़ लोगों के नेता को एक पेडस्टल पर रखते हैं। उनके साथ में उन्होंने वहाँ ओवल हाउस में राष्ट्रपति भवन में अमेरिका के लंच भी किया। यानी कि उनका सेनाध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री से भी बड़ा है। ये हसर हुआ, मैसेज तो यही देना चाह रहे थे। और अब ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमें तो ये बताया गया कि कुछ और तस्वीर पेश की गई, पाकिस्तान लगातार ये दावे करता रहा कि हमारी जीत हुई है, और अमेरिका ने भी ये नहीं कहा कि कभी पाकिस्तान हारा या भारत जीता है। तो उस लेवल पे भी, उस स्तर पे भी इनकी बहुत बड़ी विफलता थी। और अब ये तो कोई शर्मिंदा होना चाहे तो शर्मिंदगी की बात तो है कि आप इतना बड़ा देश हैं, आज आपको बैठना चाहिए था। और कहा यह जा रहा है कि शायद वो जो वार्ता होगी वो इस्लामाबाद में होगी। तो अगर ईरानियन प्रेसिडेंट या ईरान की बड़े लोग, नेता और ट्रंप या उसके समकक्ष लोग इधर आते हैं इस्लामाबाद में, तो वो भी देखने वाली स्थिति होगी कि उस समय हम कैसे बचाव करेंगे अपना। और इन सारी चीज़ों को नोटिस में लेते हुए मोहन भागवत तो कह रहे थे कि भारतीय समझौता करवा सकता है। हाँ, वो तो ये कह रहे थे। हाँ, समझौता वो तो सारा देश ही मानता है कि पापा युद्ध रुकवा सकते हैं। अब पापा जो है वो पता नहीं कहाँ से डिक्टेट होते हैं। जर्नलिस्ट साथी वो कह रहे थे मोदी जी 8,931 दिन लंबे समय तक मतलब बिना छुट्टी काम करने वाले तो बने, इसके साथ साथ वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले भी नेता बने हैं। हाँ। इसके साथ साथ वो इकलौते ऐसे जन नेता बने हैं जो अमेरिका से पूछ के तेल खरीदता है, इकलौते ऐसे बने हैं जो अमेरिका से एक तरफा डील करता है, अमेरिका अपनी शर्तें भी उनको नहीं बताता। तो वो कई मायनों में कहते इस ऐसे प्रधानमंत्री भी बने हैं जिन्होंने देश में जाति धर्म के उसमें देश को धकेल दिया उनको। देख, वो तो भूतो ना भविष्यति हैं, उन जैसा ना कोई हुआ था इतिहास में पूरी मानव सभ्यता के विकास में, और न कोई भविष्य में होने वाला है। वो है ही अनोखे हैं वो। अब उनकी क्या, किससे आप तुलना करोगे? अभी केजरीवाल जी का एक वीडियो, कोई कॉन्फ्रेंस थी जी, मतलब ज्वाइंट, उसमें शायद दिग्विजय भी बैठे हुए हैं, कपिल सिब्बल भी बैठे हुए हैं। तो वो ऐलान कर रहे हैं केजरीवाल कि अब प्रधानमंत्री मोदी का और उनके जो शिष्य हैं अमित शाह का जो साम्राज्य है वो ढहने वाला है। उन्होंने ऐलान कर दिया 2026 इनका है। बोले आप देखो, एक दौर में भारत में अगर इनके खिलाफ कोई एक शब्द आप लिख दिया करते सोशल मीडिया पे तो बोले आपको पुलिस पकड़ के ले जाया करती थी, लेकिन अब करोड़ों लोग अपना करते हैं और इनसे काबू नहीं आ रहा देश। तो बोला इनका जितना उभरना था ये उभर चुके हैं, अब ये ख़त्म होने वाले हैं। केजरीवाल ये ऐसा बोल रहे थे उस पर टीवी पे। देखो, नीति का विधान तो, प्रकृति का विधान तो यही है कि जिसका उत्थान हुआ उसका पतन हुआ है। एक ज़माने में स्पेन का बहुत बड़ा साम्राज्य था, स्पेन ख़त्म हो गया। फिर ब्रिटेन का हुआ जिसमें कहते थे सूरज डूबता ही नहीं, और उसका भी अंत हो गया। यूएसएसआर एक बड़ी ताकत थी, सोवियत संघ, टुकड़ों में उसका भी गठन भी हो गया। और अब कह रहे हैं कि अब बारी अमेरिका की है, कि अब अमेरिका का होगा। और हर जिसका पतन लेटेस्ट जैसा वो अमेरिका का हो रहा है, तो वो उनको ये गलतफहमी रहती है कि हम पिछले इतिहास को नहीं दोहरा रहे, हम कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन असल में वही हो रहा होता है। तो जितने जितने बड़े बड़े साम्राज्य मिट गए, तो इनके तो क्या कहना, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। देर सवेर इन लोगों को जाना ही है, लेकिन जाने से पहले इतना नुकसान कर जाना कि उसकी भरपाई में ही या उसको ट्रैक पर लाने में ही आपको दशकों लग जाएंगे। तो आप ये देखिए, फिर आप अंतर्राष्ट्रीय जो विकास की रेस है उसमें आप कहाँ खड़े होगे?
केवल मात्र एक चीन ऐसा देश है जो चुपचाप बड़ी मेहनत के साथ और पूरे अपने नागरिकों के श्रम का लाभ लेते हुए, बौद्धिक प्रतिभा का लाभ लेते हुए आगे बढ़ रहा लगातार, और साथ ही में वो रेलिवेंट भी है। ऐसा नहीं कि वो उन्हें कोई जानता नहीं है, वो कहीं दखल नहीं दे रहे, पूरी दुनिया में उनका एक रुतबा भी है। और ना ही वो ये कह रहे कि हम कहीं सुपर पावर बनने जा रहे हैं या विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। तो अगर भारत इस तरह की नीति अपनाता, भारत के प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए था सबसे पहले तो, चूंकि इन्होंने कहा कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, तो बुद्ध के देश के प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य था कि वो ये कहते कि भाई युद्ध बंद करो, शांति की पहल। और वो ट्रंप को ये कहते कि मैं ईरान के राष्ट्रपति से बात करता हूँ, उनसे हमारे बेहतर संबंध हैं और वहाँ से कोई हल निकालते हैं। लेकिन वो तो वहाँ जाके खड़े हो गए हमलावरों में। नहीं, वो तो फादरलैंड हम इनके साथ खड़े हैं। मतलब आज से पहले कभी कोई कॉन्सेप्ट लेके आया कि फादरलैंड कौन है? नहीं, कॉन्सेप्ट देखिए वो तो आम आदमी के दिमाग में तो आएगी नहीं, चूंकि हम पहले बता चुके। और दो देश लड़ाई कर रहे हैं, भारत पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत किसी एक के पाले में जाके खड़ा हो गया। वो ये बताना चाह रहे थे, उनकी बात या तो वो अधूरी बात करते हैं या मीडिया उनको सही से नहीं दिखाता कि यहूदी बहुत ऐसे थे जो चले गए थे भारत से बाहर, जो इजराइल में भी जाकर बसे हैं। तो उनको कह रहे थे कि आपका फादरलैंड ये है और मदरलैंड आपकी वहाँ है। तो वो ठीक ऐसी है जैसे भारत के कुछ लोग जाके, जैसे 30-40 लाख लोगों ने अमेरिका की नागरिकता, तो वो अमेरिका उनका फादरलैंड, अमेरिका उनका फादरलैंड है और ये नहीं, कैसे मदरलैंड नहीं, कैसे मत छोड़ो। देखो कैसे होगी, क्यों होगी, कब होगी, तो यहाँ तो बुद्धि का प्रयोग होता है। हाँ, तो फिर तो ऐसे कहिए ना कि भारत बुद्ध का नहीं, अब इन बुद्धुओं का देश है। अब इन्होंने कहा ना कि बुद्ध का देश है, अब लोग कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो तो वो ऐसे ही करते हैं कि बुद्धों का देश मतलब पागलों का देश है। सच में भाई, आप किसी भी आप कहाँ सफल हैं ये बताइए। आपने जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करी, चाहे वो विकास से जुड़ी हुई थी या भारत के इतिहास को स्वर्णिम दिखाने की थी, वो सारी तो विफल हैं। अब कहीं भी तो कामयाब नहीं हो। आपको एक 10 साल बाद एक कोई फिल्म आती है धुरंधर पार्ट 2, उसके जरिए उसके पात्र बता रहे हैं कि साहब नोटबंदी के बड़े फायदे हुए। 10 साल तक कोई नहीं बता पाया। फिल्म के जरिए बताना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2016 के बाद में नोटबंदी का शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला, और अगर ये सफल होती तो प्रधानमंत्री तो चीखते चिल्लाते बार बार, रोज ढोल पीटते। क्योंकि जिन मकसदों को लेके, जिन उद्देश्यों को लेके आपने नोटबंदी की थी वो तो सारे ही तो विफल हुए हैं। ना काला धन आया, ना उससे आतंकवाद रुका, कोई भी काम नहीं हुआ। और अब जो पूरी सेना है, मोदी जी के जो भक्तगण है, अब वो फिल्म देख देख के फिल्म की तारीफ कर रहे हैं कि साहब क्या गजब की फिल्म है। अब वो इसलिए है कि वो जितने इनके गुनाह थे ना सर, हाँ, वो इन्होंने उतने उसमें जस्टिफाई कर दिए। सब अतीक अहमद हो गया, सब कुछ इन्होंने सब पाकिस्तान के एजेंट दिखा दिए, सब अपने हिसाब से कर दिया। नोटबंदी इसलिए करी, पाकिस्तान में नकली नोट थे, वो यहाँ आने वाले थे, मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक थे सारे। वैसे मेरी जानकारी नहीं, वो शायद आपको पता हो कि ये फिल्म भाजपा सांसदों के साथ देखी कि नहीं प्रधानमंत्री ने? देखनी चाहिए जी, वैसे बनाई ही इन्होंने होगी तो देखनी तो होगी। तो अब इनका तो देखिए, आप ये देखिए कि जब चुनाव आयोग के दफ्तर में भाजपा की मोहर है, तो ऐसा हो सकता है कोई फिल्म ऐसी बन रही और बीजेपी वाले ने भाजपा की मोहर वाली बात भी मैंने पढ़ी थी, उसमें अमित मालवीय ने कह दिया कि ये सब दुष्प्रचार है और 2019 का मसला है ये। और उधर केरल का जो चुनाव आयोग है उसने अपनी गलती मान ली, उसने कहा हमसे गलती हुई है, कोई कागज बीजेपी वाले वहाँ लगाए थे और वो जैसे भी उसको थोड़ी सी तो करनी है ना, उठा पटक करके थोड़ी लिपापोती करनी है। लेकिन अमित मालवीय जो आईटी कंपनी का क्या है वो, नहीं, मैंने एक चीज़ देखा है, ये चाहे हरियाणा के इनके प्रवक्ता पर हूँ, ये मतलब बीजेपी में अगर आप किसी प्रचार वाले हो तो आपका जलील होना ना एक निहायती अनिवार्य शर्त है जी। वो जलील नहीं होते, वो प्रेरणा लेते हैं आपके गौतम भाटिया से, क्या है वो, गौरव भाटिया से, या जो उस प्रोफेसर निहायती जलील से लॉजिक होते हैं, जो संघ के बिल्कुल 2M से भी घटिया दर्जे की जानकारी रखने वाले जो उनके विश्लेषक वहाँ बैठते हैं, बदतमीज। और रोज संदीप चौधरी जैसा तो वो रोज डांटता है उनको, और संदीप चौधरी मतलब अभी तक ऐसा करके मतलब नौकरी पे हैं, उनका यूट्यूब चैनल नहीं खुल पाया। कुछ चीज़ें चेहरे रखने पड़ते हैं। जैसे आपने मान लिया, जैसे कहते हैं ना कि भाजपा वाले कि भी कांग्रेस का आरोप गलत है कि वहाँ गड़बड़ी हुई, अगर गड़बड़ी होती तो वो वाली सीट कैसे जीतते। वो वाली सीट आप जितवाते हो ताकि आप ये बात कह सको
हर बदमाश आदमी, हर शातिर आदमी, हर धूर्त आदमी ये हरकत करता है कि भी अपने भी चोट मार ले थोड़ी सी। तो ये अपने चोट मारने वाली स्थिति है इनकी। अदरवाइज ये कोई कौर कसर इन्होंने छोड़ नहीं रखी रत्ती भर भी। और अब ज्ञानेश के खिलाफ भी शायद महाभियोग आने वाला है। ज्ञानेश को तो ममता ने कहा कि इनको तो जनता के हवाले कर दूंगी। जनता के हवाले छोड़ देंगे। पता नहीं क्या हश्र होगा इनका, लेकिन इस देश का जो धैर्य शक्ति है ना वो कमाल की है। पेशेंस बहुत ज़बरदस्त हमारे देश बुद्ध का देश है ना जी, मुस्लिम को। और ये इतने बदमाश हैं कि जैसे मैंने ये कहा कि भाई धैर्य की कमी है, तो ये भी कह सकते हैं कि लोग सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की जनता के धैर्य पे सवाल उठा के वो भड़का रहे हैं इनको। तो हो सकता है यूएपीए क्या है उसके अंदर मुकदमा दर्ज हो जाए। तो जो भी सेंसिबल आवाज़ भारत में है आप उसको दबा रहे हो। प्रश्न ये नहीं नरेंद्र मोदी का और भाजपा का, सवाल ये है कि 140 करोड़ की जनता, अब दुनिया में नंबर 1 पे हम चीन को भी हमने सरपास कर दिया। चीन तो सर बच्चे पैदा करने पे इंसेंटिव दे रहा है। तो इतनी बड़ी वहाँ आबादी, तो उनको जरूरत है आबादी की। 6000 साल की सभ्यता का इतिहास और विश्व गुरु का तमगा, और इतने इतने महान लोग पैदा हुए शांति के लिए काम करने वाले, सम्राट अशोक से लेकर महात्मा बुद्ध और दुनिया भर की और नरेंद्र मोदी तक। और उसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई पूछ नहीं, आज कोई नहीं पूछ रहा। आप आते हो संसद में, आप बोलते नहीं हो। कल आप आए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ सर, बहुत ज़्यादा लफाजी नहीं की, देख के बोला है, नहीं तो पढ़ के बोला, हाँ पढ़ के बोला है। और वो वाले मोदी ने चारे हवाइयाँ उठ रही हैं जी अभी। चर्चा तो ये भी हो रही है कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी मेरे रहते संसद में नहीं आएंगे, और वो आए नहीं। कल राहुल गांधी कल भी गुजरात थे, तो ये कहा जा रहा है कि उनको ये सूचना दी गई कि आज नहीं है वो, आज मौका है, आज पढ़ दो जाके चिट्ठी को। और आज राज्यसभा में होना शायद 2 बजे के करीब कोई कार्यक्रम है, वहाँ पर बोल लेंगे। लेकिन बोल क्या रहे हो आप स्टैंड तो कोई ले ही नहीं रहे। आप ये बता रहे हो लोगों को, ये डरा रहे हो कि कोरोना में आपने बड़ी एकजुटता का संदेश दिया। अब और आप फिर से मैं जो हूँ आपको वहीं पर ला रहा हूँ, फिर थाली बजा लो। हो सकता है। हजारों लोग वेंटिलेटर से मर गए, आज तक कोरोना वैक्सीन का ये नहीं पता पाया सर कि वो उसके साइड इफेक्ट क्या है बॉडी पे। हजारों लोग मर रहे हैं सर। दूसरे देखिए, आप कह रहे हो एकजुटता का आह्वान कर रहे हो, आप में इतना भरोसा क्यों नहीं है कि आप कहो कि भारत एकजुट है? कहो ना। हम लोग इनको क्यों ये अपील ही क्यों करनी पड़ रही है? आप जितने सामान्य दिनों में विघटन की पूरी राजनीति करते हो, सबको एक दूसरे से लड़ाते हो, सबको अपमानित करते हो। जैसे कोई संकट आता तो आप कहते हो सारा राष्ट्र एक हो जाए। राष्ट्र तो हमेशा एक रहा। राष्ट्र तो ऑपरेशन सिंदूर में भी एक साथ खड़ा था। हर राष्ट्र की ये नियति है कि जब भी संकट का काल आए तो वो राजा के गुण अवगुण ना देखे और वो देश के साथ खड़ा हो। हर आदमी देश के साथ खड़ा है। लेकिन भैया आपके कर्म कैसे हैं? आपने किसी को अपना समझा है? कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसको आपने ना काट रखा हो या काट के अपने साथ मिला रखा हो। आपने तो ये हालत कर दी इस देश की कि हरियाणा में वो जो कौन थे, मोहम्मद इजराइल जी, हाँ, मोहम्मद इजराइल के बेटे ने बाहर निकल के कह दिया कि मैं अपने बाप से सारे संबंध तोड़ रहा हूं। ये वैसे यूनिक सी बात है सर। पूरे भारत में एक भी ऐसा केस आपको नहीं मिलेगा कि बाप बेईमान हो और बेटे ने इसी आधार पे संबंध तोड़े हो सर। नहीं तो रिश्वतखोरों के घर भरते रहते हैं लोग। बच्चे ने ये कहा कि मैं उनकी दौलत शोहरत सब छोड़ के आ रहा हूं। हो सकता है पॉलिटिकल स्टंट हो, लेकिन उसके जो बात है उसमें सच्चाई झलक रही थी। पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, लेकिन हम इसे ही मान के चलें कि ऐसा किसी और ने तो क्या नहीं बोला जी। आज राहुल गांधी से प्रभावित आज तक जो आपके पॉलिटिकल फैमिलीज हैं उनमें विरासत को लेके, उत्तराधिकार की लड़ाई को लेके या पावर सेंट्रिक विभाजन तो रहे हैं सब जगह। लेकिन किसी ने अपने बाप को इसलिए छोड़ दिया कि उसके बाप ने एक अपनी आइडियोलॉजी से समझौता किया। देखिए, पूरे देश का मुसलमान भाजपा के खिलाफ ही हैं आमतौर पर तो सारे के सारे। और इन्होंने क्या करा है, उसको चिन्हित करके उसकी एडिशनल सिक्योरिटी बढ़ाई इजराइल की। वो कह रहा लड़का, बोले जी विपक्ष वालों के तो ये डीसी भी फोन नहीं उठाता और अब हमारे घर चक्कर काट रहे हैं वो। हमारी पूछ रहे हैं हमसे काम बताओ जी, क्या काम कर रहे हैं। ये साफ हो गया ना, साफ हो गया। उसे भी प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उस लड़के ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कम से कम। उसने कहा कि मेरे पिताजी और मेरे चाचा, कोई डीएसपी हैं यहाँ सिस्टम में हरियाणा के, उन्होंने मिलकर ये सारी, ये कहने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें साफ होती हैं कि बीजेपी ने किस लेवल पर ऑपरेट किया है। अब आप ये दावा कर सकते हो कि हमने मोहम्मद इजराइल को नहीं खरीदा,
ये तो उसका बेटा कह रहा है ना। और अभी तक आपकी हरकतें वही हैं कि उसको अतिरिक्त सुरक्षा देना और ये पूछना कि क्लियर हो गया। लेकिन और मैं क्या तो कर सकते हैं हम? मैं तो उस बच्चे का साहस मानता हूँ जी, चाहे वो पॉलिटिकल स्टंट है, फिर भी मतलब सामने आके और खरी खरी ये बात कहना बहुत एक तो बड़ी बात है। दुर्भाग्य हमारा ये हो गया धर्मेंद्र जी कि कोई चीज़ अगर वास्तव में भी अच्छी हो रही हो ना, तो हमें ये लगता है कि ये नाटक है। ये भी एक बड़ी समस्या है। अगर इतना भ्रष्ट लोग हो गए कि उसमें कोई ईमानदार आदमी दिखे तो हमें उस पर सहज विश्वास नहीं होता, जबकि होना चाहिए। हो सकते हैं बहुत लोग ईमानदार हैं, ऐसी बात थोड़ी है, बहुत लोग अच्छे दिल के साथ अच्छी सोच के साथ में सरकारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी शून्य हो गई है। ठीक वैसी जैसे कोई खाकी का मतलब है खौफ, और उसमें कोई बहुत करुणावान आदमी मिल जाए तो हमें लगता है नाटक कर रहा है। लेकिन हमें ये मानकर चलना चाहिए इस समय में कि जब उसके परिवार को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी एक ताकत बढ़ रही है राजनीतिक रूप से, अगर उनके कहे से काम होंगे तो जाहिर सी बात है अगली बार भी उनको सीट मिलेगी। वो बंदा जाके उस राहुल गांधी के साथ खड़ा हो रहा है जिसको सारा भाजपा का पूरा जो सेटअप है, इकोसिस्टम है, उसको खारिज कर रहा है, और उसने वजह बता दी है ना। तो एक स्थिति ये भी हो सकती थी कि वो अंदर रह के वहीं पे कहता कि भाई मैं सहमत नहीं हूँ इनसे। सही बात है। लेकिन रिश्ते नाते तोड़ना, और वो भी जो मुस्लिम समुदाय है उसकी परंपरागत स्थिति बहुत अजीबोगरीब है। आप ये देखिए, मोहम्मद इजराइल के इस्तीफे को इस देश के हर मुसलमान को जानकारी है उसकी। मतलब आपको कोई अखबार में छपे ना छपे, मीडियम आए ना आए, लेकिन धीरे धीरे बात वहाँ तक पहुँच गई, और उसकी जो छवि बनी होगी उस आदमी की, वो गद्दार की बनी होगी कि यार तुम भाजपा के साथ जा खड़े हो गए, है ना। और लेकिन इस बात के लिए उस बंदे को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाना चाहिए कि कोई तो है। देखिए, भारत की राजनीति में वैचारिक भिन्नता का आपको मैं बताऊं, 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई, और चित्तरंजन दास थे और वो थे, और उनका मानना ये था कि हमें इलेक्शन में भाग लेके सत्ता में जाना चाहिए, और वहाँ पे अंग्रेज हमारे सामने जो भी हमारे लिए फैसले ले उसमें हमने दखल अंदाजी करनी चाहिए काउंसिल में। और नेहरू इसके खिलाफ थे। मतलब मोतीलाल नेहरू ने पार्टी बनाई, नेहरू जवाहरलाल उनका बेटा उसमें शामिल नहीं हुआ। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ना। तो इससे बाप बेटे के संबंध तो खराब नहीं हुए, लेकिन एक उस बंदे ने स्टैंड लिया। ऐसी कीर्ति आज़ाद आजकल कहते कई बार कि जब मैंने भाजपा ज्वाइन करी तो मेरे बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उनके फादर भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि जिनके साथ मैं लड़ा सारी उम्र, तो उनके साथ जा रहा है, दफा उसको बाहर निकाल दिया। तो ऐसे बहुत कम उदाहरण है जहाँ वैचारिक आधार पे, और अगर चलो एक आध बार कहीं थोड़ी सी लो जलती रहे इस चीज़ की, तो कहीं लगता है कि यार कोई तो है। एक वो आजकल वो एक ज्योतिषी भी बहुत चर्चा में है। हाँ, वो खुर्राट, अशोक खरात क्या खुर्राट ये वो। उसके फोटो नहीं आए हैं। वो अमित शाह वगैरह के इनके बहुत नजदीकी आदमी था वो। हाँ, ये डिलीट करवा रहे हैं फोटो उससे संबंधित, क्योंकि बीजेपी की सरकार है उधर। जो पावर ब्रोकर्स होते हैं ना, ज्योतिष भी उसमें बड़ा रोल अदा करते हैं इस तरह के, और एक तरीके से ये नेटवर्किंग तो उनको लूट लिया जो मतलब सबको लूटते हैं। और जब ये फंसते हैं ना ऐसे लोग, तो सबसे पहले वही किनारा करते हैं जिन्होंने सेवाएं ली होती हैं। और वो इस तरह के आएंगे, किसी कार्यक्रम में मिला था फोटो खिंचवा लिया, ये तो विरोधियों की चाल है ना। नहीं, नेताजी तो ऐसा सोचते नहीं। 50-60 तो सर उसके मोबाइल में ही क्लिप है। बहुत ही सम्रांत गर्भ की महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी किसी भी शर्म में हो उसने इस्तीफा दिया वहाँ से। वो पैर धो रही थी उसके। हाँ। तो ये एक समस्या है कि जो लोग अमीर लोग हमारे यहाँ बन गए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, उनको ये लगा रहता है कि जो तुमने हासिल किया वो कहीं हाथ से फिसल ना जाए, और आगे हमें क्या मिलने की संभावना है। अब ये काम ना तो आप कर सकते, ना मैं कर सकता, ना कोई और कर सकता। इसके लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जिसे आप एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, और वहाँ से ये धंधे शुरू हो जाते हैं। और फिर वो अपने ट्रांसफ़र का, लाइसेंस का, दुनिया भर की चीज़ों के लिए छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमेशा से रहा, चाहे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी रहे हो, आपके चंद्रा स्वामी रहे हों, बड़े स्तर पर लोगों ने ऑपरेट किया। महाराष्ट्र में भी एक थे बड़े गुरु थे, इस नाम बोल रहा हूँ मैं उनका, बड़ा वो खादी के कुर्ते पजामे पहनते थे बहुत, वो भी यही काम करते थे। तो ये आपको प्रदेश की राजधानियों में बहुत मिलेंगे इस तरह के लोग। तो जो हमारे नेताओं की जो इनसिक्योरिटी है ताकतवर लोगों की, कि जो हमें ताकत मिली है छीन ना जाए, ये भय, और लगातार हमें मिलता रहे, ऐसी हराम की कमाई होती रहे, ये लालच इन लोगों को पैदा करता है।
अब जब वातावरण अनुकूल हो तो पैदा होंगे ही, और फिर वो पूरा लाभ अभी भी तो उठाते हैं। बेस्ट वातावरण है बाबाओं का। है, हाँ। अभी के टाइम में आपको देखो छोटे छोटे गांव स्तर पे भी बाबे पैदा हो गए हैं जी, और वो भीड़ तो जाती होंगे है उनके पास। हाँ, हाँ। और पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें, मैं तो अभी एक देख रहा था, टोंक में कोई महाराज हैं, आप जाइए वो आपकी पूरी हर चीज़ वो बता देंगे जो आपके अलावा शायद किसी को जानकारी हो। ऐसे हर जगह है जी। अब पता नहीं कहाँ से काशी में एक विधा बाबा आती है, है। वो कंबल वाला बाबा है। अच्छा। वो जिसके ऊपर अपना कंबल डाल देता है वो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। एक और बाबा है, उसने वो जूत बुझवा देता है गांव गांव में कि तुझे तो तेरी मरी हुई सास परेशान कर रही है, या पड़ोस में एक आदमी था वो परेशान कर रहा है, वो जूत बुझवा देता है जी। कई गांवों में जूत बज ली है उसको लेके। तो ये मतलब बेस्ट वातावरण है अभी बाबाओं के लिए, क्योंकि पढ़ाई है नहीं। हाँ। आप ये देखिए कि 1 लाख के करीब तो सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, तो एक ढंग की यूनिवर्सिटी इन लोगों ने नहीं बनाई। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हरामखोर भूखा नहीं मर सकता। हाँ, जो कर्म कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है, मुझे तो पसीना वो बहा रहा है। आपकी वो बात अक्सर याद आती है, नंग बड़ा परमेश्वर से। हाँ, तो नंग बड़ा है, और अब तो नंग का साइज लगातार बढ़ रहा है। नंग रिकॉर्डधारी हो रहा है जी। है, हाँ। रिकॉर्ड ही बन, रोज अपने रिकॉर्ड तोड़ देंगे जी। खुद खुद खुद। खैर दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री लगातार कुर्सी तोड़कर काम कर रहे हैं, और अभी वो जमे हुए हैं और पता नहीं कब तक जमे रहेंगे। तो आप उनके कार्यकाल पे अपने 2 शब्द बधाई के जरूर देना। बाकी इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के दर्शक नहीं पढ़ते होंगे वैसी उम्मीद करता हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं जानते हैं, सब बेकार हैं और ढोंग है, पाखंड है। इनसे बच के रहिए, दूसरों को भी बचाइए, और थोड़ा सा फिर मैं वही बात कहूँगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करिए, क्योंकि आज देखिए ईरान को तबाह करना चाहता था अमेरिका, और अमेरिका ने ईरान ने अमेरिका का केवल इसलिए मुकाबला कर लिया क्योंकि वो साइंस में तरक्की कर रहा है सर, उन्होंने मिसाइलें बनाई। देखिए, चलते चलते मैं आपको बता दूं कि एक बच्ची जो खमानाई जिनकी मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, उनके पास एक बच्चा आता है, ये वीडियो बड़ी कॉमन है सोशल मीडिया पे, और वो कहता है भाई आप क्या बनना चाहते हो? उसने कहा मैं शहीद होना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा, देखिए मुल्ला है, धार्मिक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि पढ़ो लिखो, साइंटिस्ट बनो। 94% IQ है दुनिया में, जो 4 मुल्क हैं उनमें इसका IQ आता है ईरान के बच्चों का। आप ये देखिए सर, तबाह करने चला था अमेरिका। हाँ। आज हालात ये है, अमेरिका खुद संघर्ष विराम कर रहा है सर, खुद आगे बढ़ के समझौता करना चाहता है, पाकिस्तान को आगे कर रहा है। अगर साइंस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता सर तो मिट्टी में मिला देता। वही मैं कह रहा हूँ कि एक जिसे आप कठमुल्ला कहते हो, जिनकी सोच को आदिमकालीन मानते हो, उस विचारधारा का आदमी अपने बच्चों का ये आह्वान कर रहा है कि साइंटिस्ट बनो, साइंस पढ़ो। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आप देख ही रहे हो जो कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ साइंटिस्टों को बाबा बना रही हैं। साइंस छोड़ के बाबा बन जाओ, हैं, ज्योतिषी बन जाओ, बस यही है। तो अपने बच्चों को ब्रिजेंद्र सिंह जी कहते हैं कई बार, एक आध बार उनका एक आध पोस्ट रहा कि कम से कम 12वीं तक अपने बच्चों को साइंस जरूर पढ़ाओ। तो उन्होंने पूछा कि क्यों पढ़ाएं? बोले 12वीं तक अगर आप साइंस पढ़ाएंगे तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका पैदा हो जाएगा। फिर चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़े, कॉमर्स पढ़े, लेकिन वो फिर साइंस को एक महत्वपूर्ण आयाम की तरह देखेगा और उसके जीवन में बदलाव आएगा। अब ये पता आपकी ये सरकार क्यों विरोध करती है, इस तरह की सरकार है साइंटिफिक टेम्परामेंट का? साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है सवाल करना, वहाँ जिज्ञासा पैदा होती है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये जो सवाल इकट्ठे होते हैं, इन सवालों को तो मारना है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का विरोध करके आप एक मूल चीज जो है ना मनुष्य की, कि उसके अंदर जिज्ञासा और वो सवाल पूछता, उसको खत्म करना मकसद है। वही खत्म करो। खैर दोस्तों, बने रहिए, मस्त रहिए, मोदी जी को बधाई देते रहिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।